Good morning, students. I hope all of you are doing fine. Today we are going to revise our chapter. Actually क्या हुआ कि कुछ बच्चों का कंप्लेंट आ रहा है कि उन्हें साउंड का थोड़ा सा इशू रहा लेक्चर्स में, तो मैं कोशिश करूँगा और उनको समझ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो इसको हम लोग आज रिवाइज की तरह लेते हैं इस लेक्चर को, ताकि आपको इसके बारे में कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना रहे। सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी देखिए, कोई भी काम आप कर रहे हैं, जैसे मैं बोल भी रहा हूँ, इनफैक्ट आप इसको पढ़ रहे होगे तो कोई ना कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको स्पेंड करना पड़ता है हर काम के लिए दुनिया में, ठीक है ना। अब एनर्जी के अंदर क्या खास बात है कि ये तो ना तो क्रिएट की जा सकती है, ना ही ये डिस्ट्रॉय की जा सकती है। बस हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से एनर्जी की दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको कन्वर्ट क्यों करते हैं? कन्वर्ट करने के लिए देखिए, मान लीजिए आपने बैल को चारा खिलाया, तो बैल से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि बैल एक गाड़ी में लगेगा और वो आपका कोई सामान इधर से उधर लेकर के जाएगा। तो आपने उसको अपने पार्ट पे जा करके एनर्जी से उसको प्रोवाइड करवाई एक खाने की फॉर्म में। उस एनर्जी का उसने इस्तेमाल किया गाड़ी खींचने में। तो गाड़ी खींचना एक काम है हमें जिसकी ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं ताकि हम कोई उससे यूज़फुल काम करवा सकें जो हम लोग चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बाइक के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उसके अंदर किस एनर्जी का, पेट्रोल हमने उसके अंदर डाला। केमिकल एनर्जी जो पेट्रोल की है वो रिलीज होगी और उससे क्या होगा, बाइक घूमेगी या बाइक का पहिया घूमेगा और हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। तो हमें तो जाना तो होता ही है, तो इसीलिए हम कन्वर्ट करते हैं एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में। इसके लिए हम लोग अलग अलग सोर्स ढूंढते हैं एनर्जी के कि अच्छा ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, इससे इसका इस्तेमाल इस तरीके से किया जा सकता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको घबराने की बात नहीं है, आपको सिर्फ दो बातें देखनी है। एक तो ये जो बोल्ड लेटर्स में लिखे होते हैं, इनके बारे में आपको ये लाइनें सारी सारी आपको समझनी है कि भाई ये क्या लिखा हुआ है। तो जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में लिखा कि भाई कैसा चाहिए, कैसा सोर्स होना चाहिए जो लंबे टाइम तक आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाता रहे, ऐसे और कन्वीनियंट भी हो, आसान हो यूज़ करना, ऐसा ना हो कि भाई यूज़ करना भी बहुत मुश्किल है। तो हम लोग ऐसे किसी भी एनर्जी के सोर्स को सोर्स ऑफ एनर्जी के तरीके से कंसीडर करते हैं। अब इसके अंदर दो तीन तरीके के आपको बातें समझनी, खास तौर से दो तरीके की। एक है रिन्यूएबल, एक है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या सोर्स है? वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा भी क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको एक बार यूज़ किया तो उसके बाद दोबारा उसको यूज़ करने के लिए कई सालों का या कई सैकड़ों सालों का हमें वेट करना पड़ सकता है। तो जो हम ये रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बीच में फ़र्क देखने के बाद हम एक चीज़ और हमें वर्ड याद रखना है, वो क्या है? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी रहेंगे, ये क्या रहेंगे? आपके कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी आप इनको बोल सकते हो। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। इनके अंदर कौन से आते हैं जो नॉन रिन्यूएबल है? उनके अंदर पहले देखा हमने क्या क्या पढ़ा। उसके अंदर फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल, जैसे कि आपका ऑयल, और दूसरा आपके पास क्या है? पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम और कोयल के बारे में हमें बात करने की क्या होता है, लेकिन उससे पहले एक टर्म आपको जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखनी है यहाँ पर कि कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? 1 ग्राम किसी भी चीज़ का, सब्सटेंस का हमने लिया और उसको कम्प्लीटली बर्न होने के बाद जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, तो वो जो भी एनर्जी होगी उसको क्या कहेंगे? उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। कम्प्लीटली बर्न, ये आपको 3-4 लाइनें पॉइंट इसके अंदर वर्ड लिखने हैं। कम्प्लीटली बर्न करेंगे 1 ग्राम की चीज़ को, तो उसके से जितनी एनर्जी हमें प्रोवाइड होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू में जैसे आपके पास यहाँ पर लिखी हुई है, हाइड्रोजन की मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू है वो कितनी है? 150 किलो जूल पर ग्राम। इसके अलावा पेट्रोल की 50 किलो जूल पर ग्राम है। किलो जूल, जूल क्या होता है? अच्छा, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट जूल, JOULE, जूल, ये इसकी आपकी एनर्जी की यूनिट रहेगी। अब किसी भी फ्यूल को आप कंसीडर करोगे कि मैं इसका इस्तेमाल करूँगा एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए, तो आपको कुछ चीज़ें उसके अंदर देखनी पड़ेगी कि फ्यूल के अंदर अच्छी बातें क्या होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला कि वो आसानी से अवेलेबल हो। दूसरी बात है कैलोरीफिक वैल्यू उसकी अच्छी खासी हो, पोल्यूशन ज़्यादा ना करता हो, ईज़ी टू यूज़ हो, मतलब ऐसा ना हो कि वो विस्फोट के तरीके से या उसके अंदर एक्सप्लोजन हो, ऐसा आपको सेफ़ होना चाहिए यूज़ करने में कि उससे खतरा ना हो। तो ये सब बातें कंसिडर करते हुए हमें अलग अलग फ्यूल्स को यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा, जैसे गांव में अगर कोई गरीब आदमी है तो गोबर के उपले जो होते हैं, डंग जिसको बोलते हैं,
तो इस चीज़ के साथ गोबर के जो काऊ डंग है, इसको वो गोबर को डंग बोलते हैं, तो डंग के हम क्या करते हैं, उपले बना लेते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डंग केक, DUNGCAK। तो जिसके पास अवेलेबल है तो वो उसका इस्तेमाल करता है, क्योंकि उनको वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। किसी वक्त पे LPG गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है, और इस तरीके से आप अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से आप अलग अलग ये फ्यूल की चॉइस कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमने ये सब चीज़ें पढ़ी। देखिए, जैसे स्मूथली बर्न होना चाहिए, पीछे कुछ रेजिड्यू नहीं छोड़ने चाहिए, जैसे ऐश वगैरह होगी, ऐश बोलते हैं राख को। सेफ़ होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन भी इसका आसान होना चाहिए, ऐसी बात नहीं कि ट्रांसपोर्टेशन है। चीप होना चाहिए, अवेलेबल। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको इसमें एक वर्ड दिखा होगा, इग्निशन टेम्परेचर। किसी भी चीज़ को हम लोग जलाने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले उसके टेम्परेचर को एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आना पड़ता है, उसके बाद ही वो जलना शुरू करता है। जैसे फॉर एग्जांपल लकड़ी है, आपने उसके पास तीली लेकर के गए तो वो इमीडिएटली जलना शुरू नहीं कर देती है। तो आप क्या करते हो, उसके पास एक बड़ी लकड़ी लेकर के जाते हो जिस पे आग लगी हुई है, तो उसको जब हम लोग उसके पास रखते हैं तो आप देखोगे कुछ देर बाद वो उसने उसको जला दिया है। तो वो क्यों जलना शुरू हुई अपने आप, अब उसको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद जलती रहेगी। क्यों? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर मिल चुका उसको। एक बार वो टेम्परेचर छूने के बाद वो अपने आप अपने इटसेल्फ वो बर्न करती रहती है। तो ऐसे टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। और जैसे कि पोल्यूशन क्या क्या हो सकता है, CO2 प्रोड्यूस कर सकती है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकती है। तो इस तरीके की गैसेज हैं जो रिलीज़ करती हैं, तो आपको इसमें ये बात ध्यान से रखनी है। तो इस तरीके से। अच्छा, ये इग्निशन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट भी कैसे है, देखिए। इग्निशन टेम्परेचर एक सुटेबल, ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि आपको जलाने में ही उसको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़े, और ना ही बहुत कम होना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो रखे रखे खुद ब खुद ही जलने लग जाए, हल्का फुल्का भी उसका टेम्परेचर राइज करे। तो आपको ये सारी बातें इसमें देखनी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि एक फ्यूल आपके पास जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू तो 55 किलो जूल है, लेकिन इग्निशन टेम्परेचर उसका 20 डिग्री है। दूसरा एक फ्यूल है जिसकी 55 तो नहीं है, उससे कम है, 50 है, मगर उसका इग्निशन टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है। अब आपको पता है यार, 20 डिग्री टेम्परेचर तो नॉर्मली हो जाता है गर्मियों में। अगर ये 20 डिग्री टेम्परेचर पे खुद ब खुद जलने लग जाएगा तो परेशानी खड़ी कर देगा आपके लिए। भले ही इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा हो, लेकिन आप इसको कंसीडर नहीं कर सकते। आपको कौन सा लेना चाहिए, 80 डिग्री का, क्योंकि आपको पता है 80 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर नॉर्मली नहीं होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चॉइसेस ले सकते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल सोर्स में मैंने आपको बता दिया फॉसिल फ्यूल है। इसके अंदर दो तरीके की बात करेंगे, कोयल की और पेट्रोलियम की। कोयल क्या है, ये फॉसिल फ्यूल बनते कैसे हैं, पेड़ पौधे या फिर जानवर जब बहुत साल पहले मरने के बाद अर्थ की क्रस्ट में दब गए, तो धीरे धीरे उनके ऊपर और मिट्टी आती रही और उससे प्रेशर बढ़ता रहा, धीरे धीरे करके वो किस चीज़ में बदल गए, फ्यूल में बदल गए। कोयल किस में बदल गया आपका, ये लकड़ियाँ जितनी थी वो किस में बदल गई हैं, कोयल में। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, जो चलने फिरने वाले थे, ये हालांकि ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म था, तो ये किस में बदल गया, पेट्रोलियम में। अब आपको कोयल के अंदर दो बातें समझनी है। क्या, कोयल को जब हम लोग जलाते हैं तो इससे हमें एनर्जी मिलती है। इस एनर्जी में बहुत सारा इसको जब जलाएंगे तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम इसको हीट करते हैं, किसकी, उसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में। इसको जब हीट करते हैं तो किस में बदल जाता है, ये कोक में बदल जाता है, CO कोक। कोक के अंदर 98% तक क्या होता है, कार्बन होता है। तो इसको जलाने के, जब हम इसको जलाते हैं तो हमें क्या नाम है, बहुत ही अच्छे अमाउंट ऑफ एनर्जी भी मिलती है, प्लस हमें पोल्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। तो आपको ये बात रखनी है, इसमें 98% तक आपका क्या है, कार्बन रहेगा। पेट्रोलियम आपने लिखा, देखिए ये हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है, जैसे जिसमें कौन कौन से लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं और गैसियस भी, तीनों तरीके के हाइड्रोकार्बन्स हैं। पेट्रोलियम गैस के अंदर आपको बात क्या रखनी है, पेट्रोलियम गैस जिसको हम लोग LPG बोलते हैं, कई गैसेस का कम्बिनेशन है, लेकिन इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा है, ब्यूटेन है। ब्यूटेन, आपको ये बात रखनी है इसमें याद कि ब्यूटेन इसका है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू आपको रखनी है याद, कितनी है, 50 किलो जूल पर ग्राम, 50 किलो जूल पर ग्राम। इसके अलावा इसके अंदर आपने स्मेल इसके अंदर नहीं होती है, लेकिन आपको पता कैसे लगेगा अगर लीक करे गैस, तो उसके लिए एक स्मेलिंग एजेंट डाला जाता है जिसको बोलते हैं इथाइल मरकैप्टन। इसका फॉर्मूला रहेगा C2H5SH, S सल्फर, H हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन। आपको ये पता लग चुका होगा कि अच्छा,
इसके अंदर और दूसरी गैसेस कौन सी हो सकती हैं, प्रोपेन और इथेन। आपको ये बात भी यहाँ पर लिख लेनी है। एक मिक्सचर किसी का ब्यूटेन का, प्रोपेन का, इथेन का, लेकिन इथेन और प्रोपेन जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में होती है और ये आपकी ज़्यादा है। नेचुरल गैस आपकी, ये लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, रिवाइजन कर रहे हैं। नेचुरल गैस क्या है, इसके अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है आपका, मीथेन है। मीथेन इसके अंदर होती है 95% तक, ठीक है। बाकी भी गैसेस का मिक्सचर इसमें थोड़ा बहुत है। ये किस कैसे हुई, वेजिटेबल मैटर थे जो अंडर वाटर जो दब गए हैं। एक तो थे अर्थ के क्रस्ट में दब गए, तो उससे आपका कोयल और ये बन गया। लेकिन नेचुरल गैस कैसे है, वेजिटेबल पेड़ पौधे जैसे टाइप की चीज़ें, लेकिन पानी के अंदर वो दब गई हैं। तब उसके बाद क्या होगा, उनकी डिकम्पोजिशन की किसने, एनोर्बिक एनोर्बिक बैक्टीरिया ने। ये बैक्टीरिया क्या करता है, ऑक्सीजन की अब्सेंस में उनको डिकम्पोज करता है। डिकम्पोजिशन क्या होता है, जैसे सड़ना किसी चीज़ का, उसको सड़ के आप धीरे धीरे देखोगे, कोई जानवर आपने कभी मरा हुआ देखा, तो धीरे धीरे उसको आपको स्मेल आनी शुरू हो जाती है उसमें से, तो वो गैसेज रिलीज होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि बैक्टीरिया उस पर काम कर रहे होते हैं, उसको खा रहे होते हैं अपने खाने के तौर पे। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। थोड़े दिन बाद देखोगे आप कि उसको पूरी तरीके से सफाचट कर चुकी है और उसमें से अब स्मेल नहीं आ रही है फर्दर आपको। तो ये जो गैसेस इससे बनती हैं ऐसे ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो क्या बनेगा आपके पास, नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस का इस्तेमाल क्या करते हैं, गाड़ियों में आपने दिल्ली में सुना होगा कि सीएनजी गाड़ियाँ चलती हैं, तो इस तरीके से। फिर आप कोयल का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, थर्मल पावर प्लांट में। इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ लेक्चर्स में पिछले में, कि आपको ये टरबाइन है, इसको घुमाना भरा है, अगर आप इसको घुमा पाए तो आप इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो इससे क्या करते हैं हम लोग, इसको बर्न करते हैं, किसकी मदद से, फ्यूल कौन सा इस्तेमाल करते हैं बर्निंग के लिए, कोयल को। कोयल से क्या यूज़ करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, स्टीम बनती है, और ये आपका क्या करता है, इसको घुमाता है आपके टरबाइन को। तो इसके अलावा आपके पास यहाँ पर था कि कौन कौन से पोल्यूशन को रोकने के तरीके हो सकते हैं, क्योंकि इनसे पोल्यूशन बहुत होता है फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से। तो उसके लिए क्या है, आपने 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी। कैटालिटिक कन्वर्टर आपको नाम याद रखना है, स्क्रबर आपको याद रखना है, और इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये आपको 3 नाम याद रखने हैं। इनका इस्तेमाल करके हम पोल्यूशन को रोक सकते हैं। इससे आंसर इफेक्टिव बनता है कि बच्चे ने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो इसलिए। दूसरे नॉन कन्वेंशनल क्या होते हैं, जो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल जिसमें हम लोग नहीं करते हैं, उसके अलावा जो भी एनर्जी को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं हम लोग, नॉन कन्वेंशनल। इसके लिए डैम हमने पता ही है कि पहले पानी को रोका, इसके बाद इस पानी को छोड़ दिया यहाँ से, तो ये ऐसे इस निचाई से गिरता हुआ आएगा, तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, जिससे ये टरबाइन को घुमाएगा और आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। इसके अंदर हमने बात की थी कि क्या एडवांटेज क्या है, पानी का साइकिल हमेशा चलता रहता है, तो ये एक तो रिन्यूएबल है लगातार। दूसरी बात इसके अंदर क्या है, पोल्यूशन नहीं होता इसके अंदर। और तीसरी बात क्या है, आप इससे फ्लड वगैरह को भी कंट्रोल कर सकते हो। आपने देखा होगा कि नहरें हैं, ये कहाँ से आती हैं, कहीं ना कहीं डैम बनाया होता है, वहाँ से हम लोग पानी को डिसाइड करते हैं कि थोड़ा पानी इधर जाएगा, थोड़ा इधर जाएगा, तो इससे हम लोग नहरें बना सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, जैसे हमने बात की थी कि क्या डिसएडवांटेज में क्या आएगा भाई, ये आपने ये पूरा पूरा तालाब बनाया, तो ये बहुत बड़ा एरिया होता है, इसके अंदर कुछ गांव होंगे, तो उन गांवों के लोगों को रिप्लेस करना पड़ेगा, कहीं और जाके आपको उनको वो करना पड़ेगा। दूसरी बात है, पेड़ पौधे जितने भी होंगे वो पानी के अंदर आएंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। कोई मछलियाँ यहाँ रहती थी मान लीजिए डैम की इस तरफ, तो न्यूट्रिशन जो था वो तो यहीं रुक गया है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन रुक गया है, तो अब सामने इनको न्यूट्रिशन की भी प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके से आप इन कुछ चीज़ों को देख करके देख सकते हो कि भैया ये इनकी समस्याएं हैं। उसके अलावा विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी क्या, हवा चलती है, तो उससे भी अगर टरबाइन घुमाया जा सकता है, क्योंकि हवा के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, विंड मिल बोलते हैं इसको, विंड मिल लगा करके हम एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं। इंडिया का रैंक कौन सा है, 5th रैंक है। फर्स्ट रैंक किसका है, जर्मनी का है। इंडिया में कितना पोटेंशियल है, 45,000 मेगावाट का पोटेंशियल है, इससे एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। एक कंट्री है डेनमार्क, जिसके अंदर 25% तक उसकी टोटल एनर्जी नीड्स का किससे मिलता है, विंड से, ये विंड की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा सोलर एनर्जी है, जो हमें सन से डायरेक्टली जो हीट की फॉर्म में एनर्जी मिलती है, लाइट की फॉर्म में एनर्जी मिलती है, तो उसके लिए आपको एक सोलर कांस्टेंट का नाम याद रखना है। ये कितनी मिलती है हमें, 1.4 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। हर सेकंड हमें, जब भी सन पूरा फुल पीक पे होता है, तो हमें 1.4 किलो जूल ऑन एन एवरेज
पर सेकंड मिलती है एनर्जी, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए दो डिवाइसेस आपके पास थी, कौन कौन सी? सोलर कुकर। इसमें क्या यूज़ करते हैं, हीट जो है, गर्मी की जो इसके अंदर ताकत है सन एनर्जी के अंदर, तो उसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सोलर कुकर बना करके खाना बनाने या पानी गर्म करने जैसी चीज़ें कर सकते हैं। सोलर सेल है, ये क्या करता है, ये लाइट की फॉर्म में जो एनर्जी इसके पास आ रही है उसका इस्तेमाल करते हुए क्या करता है, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। इसके लिए हमें एक डिवाइस यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम क्या है, सोलर सेल। तो सोलर सेल के बारे में बात की थी। ये कॉस्टली बहुत होते हैं क्योंकि इनके जो कनेक्शन होते हैं वो भी सिल्वर से किए जाते हैं, प्लस इसके अलावा जिस मटेरियल के बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिलिकॉन, और वो भी काफ़ी महंगा है। इसके अलावा एक बात आपको अगर लिखने के लिए अच्छी चीज़ ये है कि हमारे पास जो अभी सोलर सेल है वो कितना, 1 स्क्वायर मीटर एरिया का सेल लिया आपने, जिसकी लंबाई और चौड़ाई, जिसका टोटल एरिया कितना हो, 1 स्क्वायर मीटर का हो, वो कितना पावर प्रोड्यूस कर सकता है, 240 वाट एनर्जी पावर प्रोड्यूस कर सकता है। एफिशिएंसी इसकी लिखी गई है 25%। मतलब क्या कि मान लीजिए उसने 100 वाट पावर रिसीव की है सन से, तो बदले में उसके जितनी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएगा उसको, वो कितनी होगी, 25 वाट होगी। इसका मतलब है कि 25% एफिशिएंसी उसकी है। एक अकेला सेल बहुत ही कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे सेल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इससे क्या होती है, हमारे पास काफ़ी अच्छी एक अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग इससे ले पाते हैं। इसके अलावा हमारे पास बायोमास है। बायोमास में हमने लकड़ियाँ, काव डंग, इन सब चीज़ों के बारे में बात की थी। लेकिन लकड़ी के अंदर भी आपको एक बात याद रखनी है, चारकोल। चारकोल क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी में, बहुत ही कम में हम बर्न कर देते हैं लकड़ी को, तो उससे क्या होता है कि लकड़ी एक काले रंग के सब्सटेंस में बदल जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चारकोल। इस चारकोल को जब हम जलाते हैं तो इससे एक तो पोल्यूशन कम होता है, दूसरा आपके पास जो एनर्जी मिलती है आपको वो पर ग्राम ज़्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जब सीधा लकड़ी को बर्न किया तो आपको मिलती है 17 किलो जूल पर ग्राम, लेकिन जब इस चारकोल को गर्म करते हैं या बर्न करते हैं तो हमें कितनी मिलती है, 33 किलो जूल पर ग्राम। ये आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि इससे पोल्यूशन कम होता है। काव डंग, जितने भी उपले बनाते हैं हम लोग डायरेक्टली उसका इस्तेमाल करते हैं घरों में। आप, हमने अक्सर देखा है गाँव में ख़ास तौर से, तो वहाँ पर क्या है कि फ्यूल के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, गोबर के जो उपले बने होते हैं। अब उससे बेटर तरीका क्या है, अगर हम इस गोबर के का इस्तेमाल बायोगैस बनाने में करें तो वो थोड़ा सा ज़्यादा, इससे अच्छा फ्यूल भी होगा, प्लस उसके अलावा जो इसका जो पीछे बचेगा उसको हम लोग मैन्योर या खाद के तौर पे भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बायोगैस बनती कैसे, हम मिक्सचर को एक चैम्बर में डालते हैं, जैसा आपको बुक में दिखाई दे रहा होगा। इस चैम्बर में जब डाला तो इसके ऊपर बैक्टीरिया, वही एनोर्बिक बैक्टीरिया काम करते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें से क्या निकलती है, मीथेन। तो मीथेन एक अच्छा फ्यूल है, घरों में यूज़ किया जा सकता है इसको। तो इस तरीके से बेटर ये है कि हम पहले इसको बायोगैस में बदलें। बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा, मीथेन होगा। 75% तक, 75% तक आपका मीथेन बन जाता है इसमें। जो ये बायोगैस बनती है उसमें 75% तक का क्या होता है, आपका मीथेन होता है। तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। जो रेजिड्यू बचेगा उसको क्या बोल सकते हैं, उसको मैन्योर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और है सीवेज गैस। सीवेज गैस क्या होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा जितना होता है, जो हमारी जो गंदगी है उसको हम लोग क्या करते हैं, उस एक्सक्रीटा का भी यूज़ करके हम लोग गैस बना सकते हैं। उस गैस को पर्टिकुलरली क्या बोलेंगे हम लोग, सीवेज गैस। और जो एनिमल्स का जो ये गोबर वगैरह है इसका इस्तेमाल करके जो बनाएंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग, बायोगैस। ठीक है ना। इसका इस्तेमाल किस किस चीज़ में किया जा सकता है, ऑफकोर्स गैस की जगह एलपीजी के जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और लाइटनिंग के लिए, इंजन चलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो तमाम तरीके की चीज़ें हम लोग इससे कर सकते हैं। उसके अलावा सी एनर्जी की बात की थी हमने। सी एनर्जी क्या है, इसमें टाइडल एनर्जी के लिए देखा, टाइड्स जब आता है तो हम लोग इस पानी के जगह को भर लेते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करेगा, टाइड्स में से यहाँ से फ्लो होगा। आपको ये फिगर देख रहे होगे आप इसमें, तो जब फ्लो होगा इसमें इसकी तरफ टूवर्ड, तो ये इस टरबाइन जो बीच में लगा हुआ है इसको घुमाएगा। और जैसा कि पहले पहले ही बताया कि जब भी ये टरबाइन घूमेगा, रोटेट करेगा, तो आप इससे क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। वेव एनर्जी है। वेव क्या होती है, बेसिकली हवा जब टकराती है समुद्र के पानी से तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से लहरें हवा के साथ साथ चलने लग जाती हैं। इसको क्या बोलते हैं, वेव्स बोलते हैं। अब ये जो वेव होती हैं ऊपर नीचे उठती है, चलती हैं, जैसा आपने अक्सर देखा होगा। तो इस
ऊपर और नीचे उठने के सीन को अगर यूटिलाइज करें तो इससे टरबाइन घुमाया जा सकता है, जब वेव ऊपर जाएगी और नीचे आएगी तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा थर्मल एनर्जी है वो कैसे, पानी पे पूरा दिन सन जब की रेज पड़ती हैं तो ऊपर का टेम्परेचर उसका हाई हो जाता है और नीचे जो पानी होता है गहराई में वो पानी क्या होता है, उसका टेम्परेचर कम होता है। अगर ये टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिग्री तक हो जाए तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है बिजली बनाने के लिए। कैसे, हम लोग जो ये पानी गर्म हुआ है इसकी हीट का इस्तेमाल करेंगे, अमोनिया और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जैसी एक गैस को भर लिया है लिक्विड फॉर्म में। अब इस एनर्जी को प्राप्त करके वो क्या करेगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, गैस में। तो गैस में जब कन्वर्ट होगी तो उसकी वजह से वेपर के अंदर एक प्रेशर होता है जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, टरबाइन को घुमा सकते हैं। तो गर्मी का इस्तेमाल हमने इस तरीके से कर लिया। लेकिन अब जो नीचे का पानी है उसको क्या करेंगे, वो पानी की का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, ये जो गैस वेपर में बदल गई है इसको ठंडा कर देंगे दोबारा, फिर से लिक्विड में बदल जाएगी और ये साइकिल चलता रहेगा। तो ये आप ओशन थर्मल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जियो थर्मल एनर्जी है, अगर अर्थ के नीचे की जो चट्टानें होती हैं वो आपको पता है कि गर्म होती हैं, उस गर्मी का इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 पाइप लगा लेते हैं। एक पाइप यहाँ से पानी उसके अंदर गया और आपको दूसरे एंड पे वेपर मिलेंगे, तो उस वेपर का इस्तेमाल करके आप फिर से टरबाइन घुमा सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जियो थर्मल। आई होप कि ये क्विक रीजन रहा होगा इस चैप्टर का। अगर इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ मेरे को मैसेज या कमेंट इसमें कर सकते हैं। तो आप इसका एक रिवीजन देखिए। इसके अलावा इसमें जो छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं कुछ एक, उनको और हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।